नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वेंकटेश बायोसाइंसेस के फाउंडर श्री राघव गरोडिया जी को। तो राघव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। राघव जी, पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका जो ये स्टार्टअप का आइडिया है ये कहाँ से आपको आया, कैसे आपका ये स्टार्टअप का आइडिया आया जिसकी वजह से आपने स्टार्टअप की तरफ एक झुकाव किया। ये मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों की बात है। मैं और मेरे मित्र बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर हैं। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमें एल्गी जो काई होती है उसके बारे में हमें पता चला कि कैसे कैसे इंसानी इस्तेमालों के लिए किए जाती है। उनमें से एक ये था कि एक ओमेगा 3 फैटी एसिड ग्रुप होता है जो हम लोग के इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और एल्गी से आराम से आ सकता है। तो ये आइडिया वहाँ से आया और जब हम बड़े होते गए तो हम देखने लगे कि किस तरीके से हमारे रोज़ के खान पान में ओमेगा 3 की कमी है और उसके वजह से जो हमारे देशवासियों को क्या इम्पैक्ट बढ़ता है, तो जिसकी वजह से हमें रियलाइज़ किया कि ये काम शुरू किया जा सकता है। एल्गी का आइडिया आपको कहाँ से आया कि ये हेल्थ केयर में सर्व कर सकता है? एल्गी एक बड़ा ही विचित्र प्राणी है। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाता है जो इंसानी इस्तेमाल और खान पान में यूज़ किया जा सकता है, पर ऐसे हम उसे खाते नहीं हैं। और उसे खाने के बहुत सारे रीजंस हैं। टेस्ट, उसका स्वाद सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उससे हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी में एल्गी से जो न्यूट्रिशन है जो वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और उसको हम लोग डिफरेंट फूड आइटम्स के फॉर्मुलेट में वो देते हैं। अगर बात करें आपके स्टार्टअप की, तो ये स्टार्टअप का आइडिया आपको जो आया, ये कहाँ से कंसेप्ट शुरुआत हुआ, कहाँ से ये आइडिया की शुरुआत हुई? ये शायद बात होगी करीब 7-8 साल पहले की। हमारे परिवार में एक बुजुर्ग थे जिनको हम जानते हैं, जो व्यक्तिगत रीज़न के वजह से हम उनका नाम नहीं लेंगे, पर उनको एक बीमारी हुई थी जिसका मतलब था मैक्युलर डिजेनरेशन। उसका मतलब क्या हुआ कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी क्योंकि उनको तंबाकू खाने का आदत था। अब जब मैं उसमें यंग था, ये सब समझ ही रहा था, तब मुझे पता चला ये जो एल्गी टेक्नोलॉजी पे मैं कॉलेज में काम कर रहा था उसका ओमेगा 3 की वजह से उनको बच सकता था, उनकी रोशनी जाने की ज़रूरत नहीं थी। जस्ट अगर टाइमली उनके खान पान में DHA मिल जाता। तो उधर से समझ में आया कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं है, और जिनको पता भी है तो उनको जैसे हम शाकाहारी हैं, ये फिश ऑयल से आता है, मछली के तेल से आता है, कॉड लिवर ऑयल, वैसे तो हम वो नहीं लेते हैं। तो यहाँ से हमारा आइडिया शुरू हुआ कि इसको ऐसे लेना चाहिए। वेंकटेश बायोसाइंसेस के नाम की अगर बात करें तो वेंकटेश बायोसाइंसेस, इस नाम का यूनिकनेस क्या है, इस नाम के पीछे का कंसेप्ट क्या है? मेरे पिताजी की कंपनी का नाम वेंकटेश उद्योग था। वो एक छोटे से ट्रेडर हैं यहाँ रांची, झारखंड में। तो हम जब ये काम शुरू कर रहे थे तो बहुत सारे लोग हमारे पीठ थपथपा रहे थे कि अच्छा काम करने जा रहे हो, पर हमारा एक्चुअल में साथ कोई उतने नहीं दे रहे थे। तो मेरे पिताजी ने जब साथ दिया, प्रोत्साहित किया हम लोग को कि जो भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, संभाल लेंगे हम लोग कैसे भी। तो हमने अपनी कंपनी का नाम उनके ऊपर ही रख दिया, तो वेंकटेश बायोसाइंसेस उधर से आया। फैमिली का कितना सपोर्ट मिला? जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहीं से आया है ये नाम, तो फैमिली का कितना सपोर्ट मिला? परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरत होता है ये सब चीज़ में। आप अपनी ज़िंदगी के करियर के स्टार्ट पे हो, आप बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हो, आप ये देखना, आपको पता नहीं है सक्सेस होगा नहीं होगा, एंड आप अभी भी बहुत यंग हो। हम लोग को इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जिसमें मार्केट का समझ भी कम था, तो परिवार का सपोर्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो मेरे और मेरे फाउंडर्स हैं, हमें अपना परिवार से सपोर्ट मिला कि आप लोग जाके करो, हम लोग के आपके प्रतिभा पे यकीन है। और आपके साथ फाउंडर्स में कौन है फिलहाल? हमारे साथ मेरे फाउंडर 2 हैं। एक हैं प्रतीक महेश्वरी जो भोपाल के निवासी हैं, और एक हैं अक्षय चौहान जो बुलंदशहर के निवासी हैं। हम लोग तीनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, बाकी का करीबी मित्र थे, और साथ में हमारा काम करने का तरीका एक दूसरे को समझ में आता था। मतलब वाइब्स मिलते थे। yes. और एक ही कॉलेज में पढ़ते पढ़ते आपने स्टार्टअप शुरू किया। जनरली लोग जॉब करना चाहते हैं एक एजुकेशन फील्ड से निकलने के बाद, तो आपके माइंड में ऐसा क्या डिफरेंट आइडिया था कि आपने जॉब को ऑप्ट नहीं किया और स्टार्टअप को ऑप्ट किया? आप लोग तीनों के माइंड में ऐसा क्या डिफरेंट था?
नहीं, ऐसा नहीं था कि जॉब को ऑप्ट नहीं किया हमने। अभी भी हम लोग अपने आप को सस्टेन करने के लिए जब जॉब्स करते भी हैं साथ में, और स्टार्टअप भी साथ में कर रहे हैं, बिकॉज इन दी एंड परिवार भी चलाना होता है। पर स्टार्टअप करने का आइडिया ये था कि गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी। अगर हम लोग आगे बढ़ करके नहीं करेंगे और यही डिपेंड करेंगे कि कोई और जॉब दे हमें और वो जो बोलेंगे वो हम करके हम दुनिया बनाएंगे, तो वो हमारे हिसाब से एक अकेला रास्ता नहीं था दुनिया में कंट्रीब्यूट करने का। मतलब आप जॉब प्रदाता बने, जॉब लेने वालों में से नहीं, हाँ जॉब जी। देने वालों में से हाँ बने। जी। अगर बात करें हम आपकी स्टार्टअप के ऑब्जेक्टिव की, तो वेंकटेश बायोसाइंसेस स्टार्टअप का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेंकटेश बायोसाइंसेस का मूल गोल, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एज वी लाइक टू कॉल इट, इज़ न्यूट्रिशन फॉर ऑल, कि सबको उनके हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से न्यूट्रिशन मिले। चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हों, या फिर हमारे जैसे बीच में 30-40 साल के लोग, उनकी ज़रूरतें और उनकी शारीरिक ज़रूरतें अलग अलग है, तो उनके हिसाब से सही न्यूट्रिशन सही टाइम में सही तरीके से मिले। B2B और B2C की अगर बात करिए, तो B2B और B2C को आप कैसे देखते हैं और आपके स्टार्टअप में ये कैसे फंक्शन हो पा रहा है? B2B का मतलब हुआ बिजनेस टू बिजनेस। इसका मतलब हुआ अगर हम एक कंपनी है और कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज किसी दूसरी कंपनी को एज अ ऑफर करते हैं और उसके पेमेंट लेते हैं, उसको B2B बिजनेस बोलते हैं। कोई भी कंपनी इन दी एंड अगर डायरेक्टली कंज्यूमर, आप और मैं जैसे लोग जो उसको उस प्रोडक्ट सर्विस का लाभ उठाते हैं, और जो कंज्यूमर पे करता है, उसको B2C बोलते हैं। तो हमने जब वेंकटेश बायोसाइंसेस शुरू की थी, हम B2B बिजनेस थे। हमारे पास एक स्वस्थ DHA करके पेटेंटेड प्रोडक्ट हमने बनाया था, जो बेसिकली दूसरे न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज़ को एज अ रॉ मटेरियल हम बेचते थे। पर कोविड आने के बाद हमने अपना कंपनी का जो रुख है थोड़ा मोड़ लिया। उसमें हमने एक अपना इल्यूमिनेट गमीज करके ब्रांड लॉन्च किया, जो हम लोग जो करना चाह रहे थे, जो एंड प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे, वो एंड प्रोडक्ट अब कंज्यूमर को सीधा हम बेचेंगे, किसी और कंपनी के थ्रू नहीं। क्या आपको लगता है कि लाइफस्टाइल के जितने भी डिजीजेस हैं वो सिर्फ एक्सरसाइज और हेल्दी फूड से मिटाए जा सकते हैं या मैनेज किए जा सकते हैं? हाँ जी, तो हम लोग आचार्य वाघभट्ट के बातों पे बहुत विश्वास करते हैं। हमारा मानना है कि ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट न्यूट्रिशनिस्ट इन द वर्ल्ड। वो पहले थे जो आपको न्यूट्रिशन के बारे में आयुर्वेद में उन्होंने लिखा था। उनका भी कहना था कि अगर सही एक्सरसाइज हो और सही खान पान हो तो मेजॉरिटी लाइफस्टाइल डिजीजेस, चाहे आपका दिल का बीमारी हो, शरीर का, कमर का बीमारी हो, जो हम किसी और को देते नहीं है, अपने आप हमारे जीने के तरीके से होता है। इसीलिए द वर्ड लाइफस्टाइल, जीने के तरीके से जो आता है वो खान पान और एक्सरसाइज से हो सकता है। अब इन 5000 सालों में, 10,000 सालों में हमारे खान पान और जीने का तरीके में फ़र्क आया है, पर हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर, जो हमारे शारीरिक स्ट्रक्चर है, जो उसको रिक्वायरमेंट है, वो बदलाव नहीं आया है। तो अब हम उसको एक मॉडर्न तरीके से देखते हैं कि सेम फिलॉसफी को मॉडर्न साइंस से हम ट्रीट करें। हम ऐसा क्यों देख रहे हैं आपके स्टार्टअप में कि फूड को ही आपने एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के तौर पे माना है? फूड या खान पान को ही क्यों हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के तौर पे मानते हैं? इसका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। इंडिया जो दिल के रोग होते हैं, जो बाकी सारे दिल के रोगें होती हैं हमारे पास, चाहे वो ब्लड प्रेशर हुआ और कोलेस्ट्रॉल हुआ, दुनिया का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। करीब $80 बिलियन हम लोग कार्डियोवैस्कुलर ट्रीटमेंट्स में जाता है। $80 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है हमारे जैसे देश के लिए। और मेजॉरिटी ये सब जो चीज़ें हैं उनको बचाया जा सकता है अगर हमारा खान पान ठीक हुआ, तो जैसे कोलेस्ट्रॉल हुआ, ओबेसिटी हुआ, ये सब चीज़ रोका जा सकता है। और वो खान पान ठीक करने का तरीका आपका सही फूड से आया। हम ये नहीं बोलते कि आप सिर्फ सप्लीमेंट खाएं और आप सप्लीमेंट या कुछ ऐसा खाएं, नॉर्मल खाना छोड़ दें। खाना ज़रूर खाएं, पर कभी अपना मन चले तो एक सप्लीमेंट का एक ज़रिया होता है, जो हम ज़रिया बना रहे हैं कि अब आप यहाँ से आपके पास गुड फूड और अच्छे टेस्ट में चॉइस और वो नहीं हो, आप दोनों एक साथ पा सकते हैं। जब मार्केट में टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इतने सारी ड्रग्स, मेडिसिन मौजूद हैं, तो उसके बावजूद भी हेल्थ केयर के लिए गमीज क्यों? क्या रीज़न है इसके पीछे? अब एक एग्जाम्पल, इसमें भी मैं एग्जाम्पल से भर सकता हूँ। मैं करीब 30-32 साल का हूँ।
करीब दिन में 10 से 14 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठ के हमारा काम होता है, या फिर हम लैब में काम कर रहा होता हूँ, या फिर अपने कस्टमर और वगैरह से मिलने के लिए ट्रैवल कर रहा होता हूँ। तो मेरा खान पान सही नहीं है, ये मैं मानता हूँ। और मेरे को थोड़ा मिठाई का भी शौक है, ठीक है। अब मेरे को जो थोड़ी बीमारियां हो सकती हैं, मेरे को पता है कि मैं पूरी तरह से सब न्यूट्रिशन विटामिन नहीं ले रहा हूँ, मेरे फ्रूट फल वो उतना नहीं खा रहा हूँ, तो मैं विटामिन के टैबलेट्स ले लूँ, कैप्सूल ले लूँ, और फिर पर मुझे लगने लगे कि यार मैं 32 साल का हो रहा हूँ, 35 साल का हो रहा हूँ, पर मैं टैबलेट ले रहा हूँ, मतलब दवाई ले रहा हूँ। एक मन में आ जाता है कि इतना दवाई इतनी छोटी उम्र में क्यों ले रहा हूँ। तो उसी के लिए अब गमी जैसी चीज़ होगी कि अब वो दवाई नहीं है, वो मेरे लिए एक कैंडी और अपने लिए एक स्वीट टाइप हो गया कि अच्छा आज मन अच्छा है, चलो ये खा लेते हैं। एंड इवेंचुअली वो एक सिर्फ शुगर वाला स्रोत नहीं हुआ, उसमें मेरे को मल्टीविटामिन, DHA, कैल्शियम, ये सब मिल रहा है। वेंकटेश बायोसाइंसेस क्या अलग प्रोवाइड कर रहा है गमीज के फॉर्म में? क्या ये गमीज फ्लेवर्ड हैं? ये गमीज नेचुरली फ्लेवर्ड हैं। Okay. हमारे पास दो तरह के गमीज हैं। एक है कैल्शियम और विटामिन D3 वाले, जो गुआवा अमरूद फ्लेवर के हैं, और दूसरे हैं मल्टीविटामिन और DHA वाले, जो आपके रॉ मैंगो कच्चे आम फ्लेवर वाले हैं। हमारा मानना वेंकटेश बायोसाइंसेस में ये है कि हम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, चाहे वो US हो गया, यूरोप हो गया, उनके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट ना बनाएं। जैसे कि रास्पबेरी फ्लेवर हो गया या फिर ब्लूबेरी फ्लेवर हुआ। हम लोग जो मेजॉरिटी जिनके समय हम देखते हैं वो हो गया कि जो 90s 80s में हम थे, और हमारे अच्छे यादों में से एक है दादी माँ हमको अमरूद खिला रही है, हम पेड़ पे चढ़ के कच्चा आम तोड़ के खा रहे हैं, तो उन्हीं फ्लेवरों में वो दें एंड जो उसमें हमें याद रहे, हम इंजॉय कर सकें इंडियनाइज फ्लेवर्स। वेंकटेश बायोसाइंसेस का कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है या कुछ रिसर्च वगैरह भी है? प्रोडक्शन कैसे हो पा रहा है इसका? वेंकटेश बायोसाइंसेस की अपनी एक इंटरनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डेवलप करते रहते हैं। अभी जितने प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में लाए हैं, करीब 15 प्रोडक्ट और हमने लैब स्केल में डेवलप कर चुका है ऑलरेडी। वो चाहे वो भी आपके सिमिलर लाइंस पे हो, और कोई कोई वेरी हाई लेवल लाइन पे हो, जैसे कैंसर न्यूट्रिशन के भी हिसाब से है, जो हमने डेवलप कर चुका है। पर वो इवेंचुअली प्रोडक्शन हम लाते हैं। इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, बहुत सारे अलग कंपनियों के। अब हम अपना कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं लगाए हैं, तो हम इन्हीं कंपनियों के साथ वर्क करते हैं, जहाँ पे हमारे लोग जाते हैं, वो फॉर्मुलेशन हम वहाँ देते हैं और वहाँ प्रोडक्शन करते हैं। क्वालिटी कैसे इंश्योर कर पाते हैं आप? हमारे पास मल्टीपल चेक्स के SOPs, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, वो हम बना चुके हैं, जिसमें 3 बारी क्वालिटी चेक होता है। एक बारी हमारे एंड पे, एक बारी मैन्युफैक्चरिंग के एंड पे, और तीसरी बारी डिस्पैच के एंड पे। अगर हम लोग बात करें आपकी टारगेट ऑडियंस या फोकस ग्रुप्स की, तो आपके कौन कौन से क्लाइंट्स हैं या फोकस ग्रुप्स हैं जिनको आप टारगेट करते हैं या फोकस रहता है जिन पे? हमारे लिए वैसे मेजर में 2 टारगेट ग्रुप हैं। एक है मेरे जैसे जो 25 से 45 साल की उम्र के लोग, जो काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जिनको समय नहीं मिल पाता अपना न्यूट्रिशन देखने के लिए, और उनको ये मिठाई वगैरह सबका शौक है, जो तो कैंडी रखना चाहते हैं, अपने वर्क डेस्क पे रख सकते हैं। और दूसरा हमारा टारगेट ग्रुप है बच्चे, जो बेसिकली 5 से 14 साल के बच्चे हैं, जिनको शौक है चॉकलेट खाने का। तो उनको हमेशा धुतकार देना कि नहीं तुम फल ही खाओ, आप कभी कभी ये दे सकते हैं। अगर बात करें आपके स्टार्टअप की शुरुआत की, तो स्टार्टअप की शुरुआत में आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे और अभी भी शायद कर रहे होंगे, तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको फिलहाल आप फेस कर रहे हैं या शुरुआत के दौरान आपने फेस किया? हम अभी अपने कार्यकाल में अभी भी बहुत शुरुआती समय में है, उसमें हम लोग अभी भी बहुत सारी मुश्किलों का फेस करते हैं। चाहे वो हुआ गवर्नमेंट से चीज़ों का अप्रूवल लेने का, चाहे हुआ यहाँ का लॉजिस्टिक हैंडल करने का। अब हम किसी मेजर बड़े शहर में नहीं हैं, हम रांची जैसी जगह पे हैं जहाँ के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं, तो वो सब हम झेलते जाते हैं साथ में। कुछ होता है कि एक एग्जाम्पल होता है कि फंड्स की कमी ज़रूर आती है। फंड्स की कमी के लिए कभी कभी हमें बुलाया जाता है, जिसमें चाहे हम पिच करने जा रहे होते हैं तो हमें दिल्ली या बॉम्बे जाना होता है। तो कभी कभी वो तक हमारे लिए इस शुरुआती दिनों में काफ़ी भारी पड़ा था, जब हमारे पास अपना खुद का कमाई शुरू नहीं हुआ था स्टार्टअप से। अब कमाई शुरू हुआ है तो हम जा पा रहे हैं इधर उधर। फिर दूसरा चीज़ है कि
हम जहाँ ईस्ट इंडिया में रहते हैं, जो आपके बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन इंडस्ट्री उतना है नहीं। तो जिन इंडस्ट्री वालों के साथ मिल के हमें काम करना है, वो आपके या फिर उत्तर दिशा में बद्दी, चंडीगढ़ तरफ, दूसरी तरफ हैं आपके पश्चिम में, आपके मुंबई, गुजरात, गोवा, ये सब तरफ। और तो उन हम लोग को सर उन जैसे वहाँ पे रहने पे हमें ये फ़ायदा होता कि हम जल्दी जल्दी काम करा लेते, क्योंकि हमारे साथ में ही करीब 270 कंपनी मिल बांट के को क्रिएशन जिसको बोलते हैं वो कर रहे हैं, पर हम यहाँ पे थोड़े से अलग से आइसोलेटेड फील करते हैं। तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस हैं। आप फिलहाल किस किस एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं और कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? अभी वेंकटेश बायोसाइंसेस में 8 लोग जुड़े हुए हैं, 6 से 8 लोग, थोड़े शिफ्ट चेंज होते रहते हैं। एंड हम पूरा ऑल इंडिया सप्लाई कर रहे हैं अभी। इंडिया के बाहर नहीं, सिर्फ ऑल इंडिया में? इंडिया के बाहर अभी सप्लाई करना शुरू किया नहीं है। ओके है, हमारे को पूछा गया है, पर हम थोड़े से सेफ खेलना चाहते हैं। ओके ओके। अगर हम बात करें आपके चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस में और कुछ भी आप फेस कर रहे हैं फ़िलहाल? सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं होती हैं, फंड्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं, क्या उसका कुछ लाभ अभी तक आपको मिल पाया है? एक्चुअली सरकार की तरफ से योजनाएं काफ़ी अच्छी रही हैं, बट उनका ऑन ग्राउंड जो एग्जीक्यूशन रहा है, जिसको हमारे जैसे स्टार्टअप को मदद मिले, तो वो हमने देखा नहीं है। और एक तरफ से एज अ स्टार्टअप फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, मेरे तरफ से ये गलत एक्सपेक्टेशन है कि मैं सरकार से एक्सपेक्टेशन रखूँ। एंटरप्रेन्योर का मतलब ही होता है कि हम जो बना रहे हैं खुद से बनाएंगे, अपने पैर पे करेंगे। तो सरकार से उतना मदद नहीं मिला है। कुछ मदद मिली है, जैसे हमारा ट्रेडमार्क फाइलिंग, पेटेंट फाइलिंग में हमको उतना महंगा नहीं पड़ता है जितना किसी कंपनी को पड़े, पर बाकी सब जो मेजॉरिटी फंड्स आती हैं, या फिर हमें उसे ढंग से मिली नहीं है, या फिर हम उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। तो ये हमारे एंड से। प्रधानमंत्री जी युवाओं के लिए इतना कर रहे हैं, तो इस बीच आप स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे देखते हैं? मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया का को बहुत ही एडवांस्ड और वो इकोसिस्टम मानता हूँ। अभी हम शायद से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम होंगे, पर अगर बोला जाए पूरा इंडिया एक साथ वहाँ नहीं है। अगर गुड़गांव, मुंबई, हैदराबाद और बैंगलोर की बात किया जाए, पुणे, ये सब जगह बात किया जाए, हम बहुत आगे हैं। और ये सरकार से ज़्यादा ये हमारे लोगों की अपनी खुद दृढ़ निश्चय और मेहनत का वो है, जिसकी वजह से हम स्टार्टअप में इतने बड़े हुए हैं और टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़े हैं। एंड सरकार का भी योगदान बहुत जगह पे है, पर पूरे तरह बोलना कि ये सरकार के वजह से हुआ है, ये शायद थोड़ा गलत होगा। इंडिया की जो यूथ्स हैं, मेरे ख्याल से वही स्टार्टअप का एक बैकबोन बनकर तैयार हो रहे हैं और स्टार्टअप्स को एक नई दिशा दे रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? ज़रूरी नहीं है। आप स्टार्टअप का मतलब होता है कि आज हम वो करने जा रहे हैं जो पहले किसी ने किया है या और पूरी तरह से हो नहीं पाया है, या फिर पहले जिसने किया है उसी को हम आगे बढ़ा के एक नया चीज़ बना रहे हैं जिसमें हमारा बेहतरी हो। और एंड में हर स्टार्टअप एक बिजनेस है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूथ ऐसा करते हैं। अगर दुनिया के भी सबसे बड़े बड़े स्टार्टअप जो कहीं पहुँचे आप देखेंगे, उनमें से कई स्टार्टअप ऐसे रहे हैं जो का 50 की उम्र के लोगों से भी ज़्यादा उन्होंने किया है। तो यूथ इज़ अ बहुत बड़ा योगदान है उनका, पर सिर्फ उनका नहीं है। रेवेन्यू जनरेशन कैसे हो पा रहा है आपका? रेवेन्यू जनरेशन हम डायरेक्ट सेल्स पे अब कर रहे हैं। अब हमारे कुछ पार्टनरशिप्स भी वर्कआउट कर रहे हैं, और डायरेक्ट कंज्यूमर, आप मेरे जैसे लोग जब हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं तब हमारे लिए वो आता है। रेवेन्यू शेयरिंग कैसे हो पा रहा है आपकी टीम में, आपके स्टार्टअप में? जैसे हर कंपनी में होता है। मतलब कैसे फिलहाल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और कैसे शेयर हो रहा है मेंबर्स के बीच? नहीं, सो हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है वो डायरेक्ट सेल्स मॉडल का है। थोड़ा सा ट्रेडिंग पे भी हम लोग आते हैं, जिसमें हमने जैसे बताया इनिशियली जो B2B था, तो B2B ट्रेडिंग अभी भी हमारा होता है। और इंटरनली जैसे कंपनी का शेयर स्ट्रक्चर है एंड एम्प्लॉय पेमेंट स्ट्रक्चर है, वैसा रेगुलर ऑन द बेसिस होता है। आपका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन क्या है इसके बाद? हमारा लॉन्ग टर्म विजन है कि एक दिन कोई इंडियन कंपनी, शायद वो हमें 20-25 साल बाद नेस्ले जैसी कंपनी या एबट जैसी कंपनी के सामने खड़े रहे और बोले कि हमारा टेक्नोलॉजी और हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो आपके बराबर का है, और आज की डेट में हम एक इंडिया का छाप छोड़ दें। तो ये एक आइडिया है कि इंडिया का छाप छोड़ दें, कि आज हम बताएंगे कि हमारा जो न्यूट्रिशन ज्ञान हिस्टोरिकली है
ऐतिहासिक तरीके से हमारा न्यूट्रिशन ज्ञान बहुत अच्छा है, चाहे वो आयुर्वेद में हो या कहीं पे भी हो। और हमारा जो आज का टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस का भी अप्रोच है वो भी बहुत अच्छा है। तो वो मिला के जो हम आगे खड़ा करना चाहते हैं वो हमारा है। अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं वेंकटेश बायोसाइंसेज से? मैं बोलूँगा प्राइमरली आप जुड़े हमारा प्रोडक्ट्स खरीद के। दूसरा, आप हमसे जुड़ना चाहें, हम एक को क्रिएशन मॉडल पे विश्वास करते हैं। अगर आप लोग की कोई रिक्वायरमेंट है तो हम साथ में मिलके आपके लिए, जो बड़े कंपनीज बहुत ही ज़्यादा पैसे लेते हैं, हम आपके साथ मिलके आपका प्रोडक्ट आपके लिए बनाएंगे। को क्रिएशन क्या है? को क्रिएशन होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में मिलके एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं जिसमें दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट होता है। जैसे आप और मैं शायद अगर सेम काम कर रहे हैं और हम एक दूसरे को काटने की जगह एक साथ हाथ मिला के वो काम आगे बढ़ाएं और उससे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा जल्दी हो जाए, उस चीज़ को को-क्रिएशन बोलते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो आप उनको कैसे फुलफिल करते हैं? जितनी हमारी क्षमता जहाँ पे फुलफिल करने का हो, आप ये मानने का है कि हम सबको हमेशा खुश नहीं रख सकते, पर जितनी क्षमता जहाँ पे किसी को खुश रखने की हो हम करते हैं। बात करें अगर आपके रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल की, तो आपने अपना रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल कैसे रखा है स्टार्टअप में? हमने अपना रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल बेसिक रखा है। एक हमारा कंपनी में ओनरशिप स्ट्रक्चर है हमारे फाउंडर्स के बीच में, एंड उसके बीच में जाता है। इन दी एंड इट्स एन इक्विटी गेम। सो बस वही है जो नॉर्मल हर कंपनी में होता है, चाहे छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो। इंडियन कंपनी, इंडिया में 3 ही तरीके हैं इंडिया में कंपनी बनाने के, उनमें से हम एक है। अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर अपने लिए स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, बीइंग अ यूथ एंटरप्रेन्योर? सो किसी भी एंटरप्रेन्योर को पहला सजेशन तो ये होगा कि आप वही चीज़ का काम करें जिसमें आपकी रुचि है। आप जिसमें लगता है कि आप अगर इसमें उतर गए तो आपसे बेहतर कोई नहीं है, और वो उसी चीज़ का काम करें। एंड क्योंकि फिर कभी भी उसमें डेली बेसिस में बहुत प्रॉब्लम आती है हमें, इट्स नॉट एन ईजी राइड। तो वो सब आप तभी वो काम कंटिन्यू जारी रख सकेंगे जब अगर आपकी उसकी में बहुत ज़्यादा रुचि हो। और दूसरा एडवाइस किसी ने मुझे दिया था कि उनके साथ ही मिलके काम करना जिनके साथ आपका कोई रिश्ता हो। मतलब कभी आप एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के चाहे कितने भी मुश्किल हो आप आगे बढ़ेंगे आगे। राघव जी, इसके अलावा और कुछ भी जो आप अपनी वे फॉरवर्ड विजन में शेयर करना चाहते हैं अपने स्टार्टअप को लेकर? हम इतना ही बस बोलेंगे कि इसको आगे कहाँ तक और ले जाने की आपकी दृष्टि जा रही है, किसको और कहाँ तक आगे बढ़ाया जा सकता है? हम अभी वेंकटेश बायोसाइंसेज बहुत ही छोटे स्टेज पे हैं। हमने अभी एक ही प्रोडक्ट लाइन चला रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट लाइन, हमारे पास करीब 6-7 प्रोडक्ट लाइन और है जो रेडी है, जो हम निकालेंगे। और हमारी उम्मीद ये है कि हम इसको ग्रो करके दुनिया के जो बड़े न्यूट्रिशन कंपनीज़ हैं, चाहे वो नेस्ले हो या कोई सा भी हो, उन पे अपना छाप छोड़ दे कि अच्छा ये कंपनी है जिनके साथ टक्कर लेना है। मार्केटिंग आप कैसे कर पाते हैं अपनी गमीज़ की, और इससे पहले कि कस्टमर्स आपकी गमीज़ को एक्सेप्ट करें, कस्टमर्स की तरफ से आप क्या वो चैलेंजेस फेस करते हैं? इसमें होता क्या है कि आप सबको अपना कस्टमर नहीं मानते हैं। आप एक समय था कि जैसे मोबाइल भी नया नया आया था, वो सिर्फ बिजनेस फैमिलीज के लिए था, क्योंकि वो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, बहुत ज़्यादा उनको इधर उधर जाना पड़ता था, इसीलिए मोबाइल उनके लिए ही था। अब वो धीरे धीरे करते कि 20 साल बाद अब हम सबके पास मोबाइल आ गया है, वो एक कॉमन चीज़ हो गई है। तो गमीज़ का भी ऐसा है कि जो लोग इसके बारे में थोड़ा समझते हैं वो हमारे प्राइमरी कस्टमर हो गए, जिनको पता है कि ये कर सकते हैं, जिनको पता है न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। एक बार जब वो जो उनको अर्ली अडॉप्टर्स बोलते हैं मार्केटिंग लैंग्वेज में, एंड बीच हेड बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, तो वो जब एक बार अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है जिसमें एक वाइडर जनता जो उनको देख के बोलती है कि अच्छा वो ऐसा कर रहे हैं और हम लोग करें। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कुछ 5 माओं का ग्रुप है जिनके बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं, उन लोग अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखते हैं एक दूसरे बच्चे के लिए, चाहे वो एक्सरसाइज का हो गया, चाहे पढ़ाई का हो गया, चाहे कौन सा ट्यूशन लेना होता है और कौन सा खाना खिलाना होता है, वो सब उसमें रेगुलर डिस्कस करते हैं। अगर उन 5 माओं में ऐसी एक माँ को हमने कन्विंस कर लिया कि आप ये गमीज़ दो, और उनको दिख रहा है कि आज से मेरे बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो संतुलन है, मेरा ब्रेन डेवलपमेंट जो IQ वो सब चीज़ है, और ये सब बढ़ रहा है, तो वो भी बोलते हैं कि ये अच्छा है उसके लिए, अब इसको मेरे को हर समय डांट के नहीं देना पड़ता है, कभी कभी ये फ्रूट्स भी खा लेता है, कभी ये गमीज़ खा लेता है।
फिर वो बाकी 4 मैं उनको देख के इन्फ्लुएंस होके आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का मॉडल कैसे पता चलता है कि बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ रहा है? क्या क्या पैरामीटर से आप जज कर पाते हैं कि आपके गमीज के कंजम्पशन के बाद ऐसा हो रहा है? ऐसा बहुत कुछ एक सब्जेक्टिव पैरामीटर्स होते हैं जिसमें आप खुद से अपने बच्चे का रेगुलर जो किस तरीके के वो बातें करते हैं, क्या क्या चीज़ों में वो रुचि रखते हैं और उनका फोकस कितना ज़्यादा आपके बातों पर रहता है, उससे समझ में आ जाता है। क्योंकि आज की डेट में एक फॉर्मल आईक्यू टेस्ट तो हम लोग नहीं कराते हैं। ओके। सो इसीलिए जैसे कि लेट से अगर कोई बच्चा है जिसमें से 1 महीने में मैंने ये बदलाव देखा है कि उनका एक फोकस, जब कोई बड़ा बात कर रहा होता है तो फोकस ज़्यादा हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं कि अच्छा फ़ोन पे क्या है या टीवी पे क्या आ रहा है, पीछे से कुछ आवाज़ आ रहा है, और या फिर कोई खेल कूद में आगे बढ़ जाते हैं जिनमें दिखता है कि हाँ उनका फोकस बढ़ रहा है, और या फिर कोई सब्जेक्ट में रुचि उनकी बढ़ जाती है कि हाँ अब से बायोलॉजी अच्छा लगने लगा है एंड ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो समझ में लग जाता है कि आईक्यू थोड़ा बढ़ने लगा है। इसके अलावा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और कुछ भी हैं जो आप फॉलो करते हैं? हमारा मार्केट स्ट्रैटेजी एक और है जो हम थोड़ा फॉलो करते हैं, वो है रिलेटेबिलिटी का। जिसमें जैसे मैं भी एक 90s किड्स हूँ, तो हमें याद है कि 80s और 90s में हमें क्या क्या पसंद था, क्या क्या नहीं पसंद था और वो क्या क्या होता है। तो उस बेसिस पे हमारा एक थोड़ा मार्केटिंग चलता है जिसमें हमें याद आता है कि बारिश होती थी तो हम पेपर बोट बना के भेज रहे होते थे। तो उसमें हो गया कि हम बारिश में, हमारे पेरेंट्स ने कभी स्पेसिफिकली नहीं बोला कि तबीयत ख़राब हो जाएगा, पर आज के डेट में हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं तबीयत ख़राब हो जाएगा मत जाओ, तो हम बोलते हैं कि जाओ पेपर बोट बनाओ और हमसे बड़ा बना के दिखाओ। तो वो एक हो गया रिलेटिविटी पे। और अगर इम्यूनिटी का देखना है तो ये गमी संभाल लेगा। अगर बात करें हम कि कंज्यूमर्स आपके जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, उससे पहले आप कंज्यूमर्स की साइड से भी कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं? नहीं, ये हर तरीके के बिजनेस में होता है, कहीं भी ऐसे नहीं है चैलेंजेस हैं। किसी कंज्यूमर का होता है कि अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा मीठा है, किसी का हो गया ज़्यादा कम मीठा है, तो हर आदमी का टेस्ट परसेप्शन अलग होता है, तो आप हर को खुश नहीं कर सकते। वो टैकल कैसे कर पाते हैं? नहीं करते हैं। हम बोलते हैं कि ठीक है सर, आपके लिए अगला प्रोडक्ट बनाएंगे। और कुछ भी आप युवाओं के लिए मैसेज देना चाहिए जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जो अभी अभी पढ़कर निकले हैं? स्पेशली उनके लिए जो अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप कभी अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन को आप डेफिनेटली मेंटर बनाओ जिनको आप देख के लगता है कि ये पर्सन सही हैं और उनका कोई पर्सनल गेन नहीं है उस पर। और डायरेक्टली कॉलेज से निकल के अपने आप को ज़्यादा शेर या बड़ा मत समझो, एक ह्यूमिलिटी के साथ जहाँ से जो सीख मिल रहा है वो ले लो। बात करें एक बार फिर से वापस आकर आपकी गमीज़ पे और आपके वेंकटेश बायोसाइंसेस पे, तो वेंकटेश बायोसाइंसेस में जो गमीज़ हैं वो किस किस चीज़ों के ऊपर मतलब उनका जो बेसिक प्रोडक्ट है वो किन किन चीज़ों से निकल रहा है? एक तो एल्गे हो गया, और क्या चीज़ें हैं जो इन गमीज़ में इंक्लूडेड हैं? इसमें ये गमीज़ मेनली हम जो बेस कॉम्पोजिशन है उसको हम लोग एक पेक्टिन करके चीज़ से बुलाते हैं। एक पेक्टिन एक प्लांट बेस पॉलीमर है, तो उससे हम बनाता है। जो विटामिन्स और जिसके रॉ इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो भी सब वेजिटेरियन सोर्सेज से आते हैं, अलग अलग, मतलब सारे वेजिटेरियन सोर्स से। हम नॉन वेज सोर्स को हाथ नहीं लगाते, और नॉट दैट कि हम नॉन वेज या फिर मांसाहारी खान पान के खिलाफ हैं, क्योंकि शाकाहारी होने से सब खा सकते हैं। राघव जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाजत। नमस्कार, जोहार। थैंक यू।